हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब चैप्टर थर्ड किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसमें टोटल 6 सेक्शंस हैं। 6 सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन 31 डिफाइन कर रहा है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। तो इसकी वर्डिंग क्या कहती है? अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वो एक ऐसी अनसर्टेन चीज के को करने या ना करने के बारे में होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो हैपन होगी या नहीं होगी। अगर वो चीज हमने मान लीजिए नहीं हैपन होने के लिए किया है, तो जब तो वो चीज इम्पॉसिबल हो जाती है या हमने एक टाइम पीरियड बांधा हुआ होता है, जब तक वो टाइम पीरियड नहीं पास हो जाता या उससे पहले वो चीज इम्पॉसिबल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाते हैं। और अगर हमने ऐसा कुछ करना है, मान लीजिए मैंने कहा कि बारिश होने पे हम ये चीज करेंगे, हम खेत की बुआई करेंगे, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होगा? जब बारिश होगी। लेकिन बारिश कब होगी ये पता नहीं है। लेकिन एज सुन एज बारिश हो गई, आई एम बाउंड कि मैं वो जो मैंने कहा है कि बारिश होने के बाद मैं खेत की बुआई करूंगी, तो वो चीज अब मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब सेक्शन 32 क्या कह रहा है? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन द हैपनिंग ऑन एन इवेंट हैपनिंग। वही बात जो भी मैंने बारिश वाले एग्जांपल लिया है वो इस यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली सुटेबल है। Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड है। मैंने कहा था कि जब बारिश होगी तो उसके बाद मैं बुआई करूंगी खेत में, ठीक है। तो जब तक बारिश नहीं होती तब तक मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। जो सामने वाली पार्टी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। इन केस ये चीज इम्पॉसिबल ही हो जाए, बारिश होनी इम्पॉसिबल हो जाए। मान लीजिए उस साल में सूखा पड़ गया, ड्रेन पड़ गया, ठीक है। तो उस साल में पता है कि बारिश होगी ही नहीं। जिस टाइम पे हमने इस चीज को सूखा मतलब अकाल वाली सिचुएशन शो कर दी, उस टाइम पे ये चीज इम्पॉसिबल हो गई, तो सेम टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब तक बारिश नहीं पड़ती मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए यहाँ पे कहा कि अगर ए ने बी से मैरिज कर ली तो मैं आपको 1 लाख रुपीस दूंगी। लेकिन बी ने क्या किया? सी से मैरिज कर लिया। अब ए की बी के साथ मैरिज हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जिस टाइम पे बी ने सी से मैरिज कर ली, सेम टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, अब हो ही नहीं सकता। लेकिन एनफोर्स कब तक नहीं? मान लीजिए उसने किस मैरिज की ही नहीं है तो अभी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक वो दोनों मैरिज नहीं करते तब तक सामने वाली पार्टी मुझे एनफोर्स नहीं कर सकती कि आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात। सेक्शन 33 क्या कह रहा है? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। यहाँ पे हैपनिंग की बात है, वहां पे सेक्शन 33 में नॉट हैपनिंग की बात है कि अगर मान लीजिए मैं कह देती हूँ contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before that, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे ही मैंने एक शिप भेजी हुई है समुद्र में, ठीक है, जैसे ही वो जब तक वो शिप नहीं आएगी
मैं इस चीज को नहीं, मैं अगर वो शिप वापस ना आई तो मैं आपको 1 लाख रुपीस दूंगी, मैंने ये कह दिया आपको। उस शिप के वापस पहुंचने का दिन था, मान लीजिए उसने 1/1/2024 को पोर्ट पे पहुंचना था, लेकिन हमें 15/12/2023 को ही पता लगता है कि वो शिप डूब गई है। द सेम द टाइम, अगर जिस दिन वो डूब गई शिप उसी दिन से अब पता है कि वो आ ही नहीं सकती, तो सेम डे मैं इसको इन्फोर्स करवा सकती हूँ। ठीक है, सेम डे मैं 1 लाख रुपीस सामने वाले पर्सन से ले सकती हूँ। सेक्शन 34 क्या कह रहा है? व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। ठीक है, इसकी वेयर वर्डिंग क्या है? इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट इज अ वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should do act within definite time or otherwise that the further continues. सेम इसमें भी है कि अगर हमने किसी पर्सन के एक्ट पे, कंडक्ट पे, लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया कि अब जिस कंडक्ट पे हमने वो एग्रीमेंट किया था या कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ए ने एग्री किया कि मैं बी को पैसे दूंगा अगर बी सी से मैरिज कर ले, लेकिन सेम डे में वहां पे सी ने डी से मैरिज कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी और सी की मैरिज इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही बी ने किसी और से मैरिज कर ली, वहां पे कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन हो गया, उसकी वजह से सामने वाला एक्ट है जो हमने सजेस्ट किया था वो इम्पॉसिबल हो गया। सेम टाइम पे जिसने जब इन्होंने मैरिज कर ली वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एनफोर्सेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट हमने ये किया था ना कि अगर वो मैरिज करेगा तो पैसे मिलेंगे। अगर यहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 35 क्या कह रहा है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड विच आर कंटीजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि अगर इतने टाइम के अंदर अंदर, मतलब 1 मंथ का टाइम पीरियड दे दिया मैंने आज से, अगर इतने टाइम के अंदर अंदर बारिश पड़ गई, रेनिंग हो गई, तो सॉरी रेनिंग का नहीं लेते हम 1 मंथ के अंदर अंदर हमने कहीं मान लीजिए ये कह दिया कि वो पर्सन अगर 1 महीने जिंदा रह गया तो मैं, मान लीजिए वो बीमार है, बहुत बीमार है, अगर मैंने कह दिया कि 1 महीना वो जिंदा रह गया तो मैं आपके लिए ये कर दूं, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज उस पर्सन की डेथ हो गई। ठीक है, तो जैसे ही उसकी डेथ हो गई उसी टाइम पे वो वॉइड हो गया, क्योंकि हमने जो चीज कही थी कि वो जिंदा रहना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही एक तो फिक्स, या तो हमने उस फिक्स टाइम निकल जाता तो चाहे उसके अगले दिन ही उसकी डेथ हो जाती तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता, बट यहाँ पे वो चीज पहले ही इम्पॉसिबल हो गई तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, सेक्शन 36 क्या कह रहा है? एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ जो चीज ऑलरेडी हो ही नहीं सकती, मुझे पता है उसका होना इम्पॉसिबल ही है, तो वो चीज का अगर हम एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्टीजेंट की एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें वो चीज होने के 50-50 चांसेस होते हैं। जो चीज हमें शुरू से पता है हो ही नहीं सकती, हम उस चीज के बारे में अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वॉइड है। जैसे हमने ये 2 पैरेलल लाइंस खींची, मैंने कहा कि कल को जब ये पैरेलल लाइंस इक्वल हो जाएंगे, देखिए पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती। जिस दिन मैंने 2 पैरेलल लाइंस को मिला दिया वो चीज फिर वो पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगी। अगर ये मिल रही है
तो ये पैरेलल लाइंस नहीं रहेंगी। मैंने कहा पैरेलल लाइंस को मिलाना है, तो ये चीज इम्पॉसिबल है, तो ये शुरू से ही वॉइड है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ये है वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 4 जो कि परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हमने क्या किया हुआ है, पार्ट्स में बांटा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म। ठीक है, तो किन किन्नों ने परफॉर्म करना है, कैसे, अगर कोई इस रिफ्यूज कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो चीज हम बात करेंगे। पहले तो ऑब्लिगेशंस क्या है पार्टीज की, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी कि अगर प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया है कि मैं परफॉर्म करूंगा, तो वो उसे रेडी एंड विलिंग होना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए कि भाई मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो और दूसरी पार्टी क्या है, उसकी क्या ऑब्लिगेशन होगी, अगर इसने परफॉर्म कर दिया तो दूसरे पार्टी को उस चीज को एक्सेप्ट करना है प्लस कंसीडरेशन वगैरह देनी है, वो हम डिटेल में भी करेंगे। और इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे प्रॉमिसर तो चाह रहा है कि भाई मैं परफॉर्म कर दूं, सामने वाला बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं अभी मुझे इसकी परफॉर्मेंस नहीं लेनी है, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट को तैयार लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पे प्रॉमिसर के पार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा और प्रॉमिसी के राइट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, यहाँ पे हमने पार्टी वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे अगर कोई पार्टी कह देती है कि मुझे अपना परफॉर्मेंस नहीं देनी, पूरी तरीके से हमने परफॉर्म नहीं करना, तो उनके वहां राइट्स क्या होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 37 की वर्डिंग क्या कहती है, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such promise is dispensed with or excused under the provisions of this act or any other law। तो यहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्होंने या तो परफॉर्म करना है या उन्होंने ऑफर करना है कि भाई मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्डिंग है अनलेस द परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस, या फिर जब इस परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज किया जा चुका है, जैसे हम सेक्शन 56 में पढ़ेंगे कि मान लीजिए पहले वो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था बिल्कुल सही किया था, लेकिन लेटर ऑन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वहां पे हो गई, तो वो चीज अब एक्सक्यूज है, हमें लॉ द्वारा वो चीज एक्सक्यूज है, अभी भाई हम कर नहीं सकते, तब नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है, तो दोनों पार्टीज में से या तो उन्होंने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना है या ऑफर करना है, फिर सामने वाली पार्टी ने देखना है कि मैंने उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। और इसमें ही सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कंट्रारी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रॉमिस हो गया तो प्रॉमिसर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर इनकेस प्रॉमिसर्स की डेथ खुद की हो गई तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी बाइंड है उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। बट इसकी भी प्रोवाइजो है कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिख दिया भी भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो पर्टिकुलरली इस पर्सन ने ही पूरा करना है, मान लीजिए आप किसी आर्टिस्ट के पास गए हैं, ठीक है, जो आपकी पेंटिंग्स बनाता है, हो सकता है उसका बेटा पेंटर ना ही हो, ठीक है ना, हो सकता है उसका बेटा सिंगर हो, तो अब सिंगर बेटा पेंटिंग कैसे बनाएगा। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली हमने लिखा है कि ये ही पर्टिकुलर पर्सन ही परफॉर्मेंस करेगा तो वही पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्मेंस करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या है कि जिसने अगर प्रॉमिस हो गया है तो वहां पे अगर कुछ उसके रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स भी बाउंड है। सेक्शन 38 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। जब प्रॉमिसर जो है उसने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया कि भाई मैं तैयार कर परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन
जो प्रोमिसी है वो अभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वहां पे प्रोमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाएगी कि वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए लाइबल है। ठीक है, यहाँ पे नोट एक्सेप्टेड है बाय प्रोमिसी, प्रोमिसर तैयार है लेकिन प्रोमिसी तैयार नहीं है, तो वहां पे प्रोमिसर की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जो उसने ऑफर दिया है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज है, कोई अगर उसने मान लीजिए कोई चीज डिलीवर करनी है तो प्रोमिसी के पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो चेक कर सके कि जितनी चीज उसने प्रॉमिस जो चीज उसने ऑर्डर की थी प्रोमिसर ने वैसी ही डिलीवरी की है, मतलब वो अपनी चीजों को चेक करने का उसके पास टाइम हो। ठीक है, तो ये चीज सेक्शन 38 में। और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा प्रोमिसेस हैं तो वहां पे हमने अगर एक भी प्रोमिसी को ऑफर दे दिया तो ऐसा ही माना जाएगा कि सभी को ऑफर दे दिया गया था। सेक्शन 39 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस सोली। यहाँ पे अगर व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, अगर एक पार्टी ने परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया है या फिर अपने आप को परफॉर्मेंस से डिसेबल कर लिया है, तो वहां पे देखिए प्रोमिसर ने ही परफॉर्म करना है ना, तो प्रोमिसी क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड पे लेके आ सकता है, मतलब खत्म कर सकता है। लेकिन अगर, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोमिसी मे एंड तक, ठीक है, या फिर अगर वो अपने वर्ड्स या अपने एक्सप्रेशन से, मतलब अपने कंडक्ट से कुछ ऐसा शो कर रहा है कि भाई कोई बात नहीं, आप आगे इसको चलाइए, अभी जो हो गया सो हो गया, तो ऐसे केस में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। अदरवाइज प्रोमिसी के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे।